Assalamu alaikum dear student. Today our topic is coordination and control. So we discuss about the coordination in biology. The process by which different parts of an organism work together to respond to stimuli, maintain homeostasis and so on. ये एक ऐसा अमल है जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं तो स्टिमुलाई को और अपने जो होमियोस्टेसिस यानी कि टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसमें मसल मूवमेंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई आ जाता है। जैसे कि मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना, रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई को। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तो इसमें 3 तरह की कोऑर्डिनेशंस आ जाती हैं, जिसमें बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेटर, मोटर कोऑर्डिनेटर, ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेटर कॉमन है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेटर की तो इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आ जाता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि थ्रू द नर्व सिस्टम यानी कि नर्व सिस्टम के अंडर होता है और इसके एग्जांपल में रिफ्लेक्सेस आ जाता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो कि थ्रू हार्मोन्स होता है, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम, रेगुलेटिंग ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कॉमन है। अब हम अगर बात करते हैं मोटर कोऑर्डिनेटर की तो इसमें क्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है। क्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, ये लार्ज मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है जैसे कि वॉकिंग, रनिंग। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, ये प्रेशर मूवमेंट है जो कि रिटन वर्क को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेटर, इसमें भी 2 ही पार्ट्स हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और इंट्रा टीम कोऑर्डिनेशन। इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वर्क करते हैं, वर्किंग टुगेदर, जैसे कि मार्केटिंग एंड सेल्स का काम आ गया। इंट्रा टीम कोऑर्डिनेशन भी इंक्लूड है। तो ये वो एडवांस्ड टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। अगर आपने इसकी 2 कॉमन टाइप्स करनी है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो 2 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में भी इंक्लूड है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, उसमें आ जाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू न्यूरॉन टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेस। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन मिलकर काम करते हैं और बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस के बारे में, जो कि 5 कंपोनेंट हैं इसके, जो कि स्टिमुलाई है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है और रिस्पॉन्स है। अब हम इन 5 कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टिमुलाई, चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स। माहौल में तब्दीली आना स्टिमुलाई कहलाता है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, टच, केमिकल। और वो तब्दीली हमारे ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, हम सबको रिकॉर्ड करना। आगे रिसेप्टर है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल और स्ट्रक्चर है, डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को। इसमें डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर, मिकैनो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर आ जाता है। फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन लाइट यानी कि आई से रिलेटेड है, आई डिटेक्टेड लाइट। मिकैनो रिसेप्टर स्किन से रेलिवेंट है, स्किन डिटेक्ट टच। थर्मो रिसेप्टर हीट से रिलेटेड है यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, चेंज इन टेम्परेचर जो सब होगा वो रिकॉर्ड होगा थर्मो रिसेप्टर में। आगे आ जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर, द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन और उस पर प्रोसेस भी करेगा, लेगा कहाँ से, रिसेप्टर से। इनमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है, गैंग्लिया आ जाता है जो कि नर्व क्लस्टर्स है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टर्स, मसल्स आर ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेटर्स सिग्नल। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स, ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। तो ये रोल जो है वो इफेक्टर परफॉर्म करेगा। जो 4 कंपोनेंट जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं उन सब का आउटकम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। रिस्पॉन्स का क्या काम है, मूवमेंट को, हार्मोन्स को, चेंज इन हीट को कंट्रोल करना। मूवमेंट में आ जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्मोन सिक्रेशन में आ जाता है ग्लैंडुलर रिस्पॉन्स, चेंज इन हीट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्लूड है।